नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा के इतिहास की, यानी भारत में तकनीकी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई। आज हम दर्शकों बात इसलिए करना पड़ा कि राजनीतिक विरोध, राजनीतिक समर्थन ये चलता है, कहीं भी चलता है। लेकिन जब देश और देश के संस्थानों की बात हो, तो उसमें जब राजनीति होती है, तो मन खिन्न हो जाता है। आप लोगों ने भी बहुधा कांग्रेस के बड़े से बड़े हैंडल्स, कांग्रेस के लिए सहानुभूति रखने वाले तमाम हैंडल्स या बुद्धिजीवियों, सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों, उनके मुंह से एक जुमला जरूर सुना होगा, पंडित नेहरू ना होते तो आईआईटी न होता, पंडित नेहरू ना होते तो आईआईएम नहीं होता, पंडित नेहरू ना होते तो ये नहीं होता। अरे, हम तो कहते हैं कि आप यह भी कहने के लिए आजाद हैं कि पंडित नेहरू न होते तो भारत न होता, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कैसे थे, क्यों थे, ये अलग विषय है। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा के इतिहास पर। तो आइए सबसे पहले आज के अपने अतिथि का स्वागत कर लेते हैं, रंजय त्रिपाठी जी। रंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आपका और आपके सभी दर्शकों का नमस्कार। दर्शकों, रंजय जी न सिर्फ खुद एक इंजीनियर हैं, यानी अगर इंजीनियर हैं तो किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है, तब इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और राष्ट्र प्रथम के भाव से देश और समाज की सतत सेवा में संलग्न हैं, लगे हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये कहा जाता है कि 1951 में आईआईटी की स्थापना हुई। लेकिन आइए जरा ये जानते हैं कि क्या वाकई में 1951 में ही भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत हुई। आप चौंक जाएंगे। भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा की इतिहास की अगर बात करें तो पौने 200 साल पुराना इतिहास है, जब 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना हुई। 1857। आपको जान के यह खुशी होगी दर्शकों कि वही कॉलेज आज आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। रंजय जी, भारतीय तकनीकी शिक्षा का इतिहास, उसका जन्म, उसका हैप्पी बर्थडे क्या 1951 है? अभी आपने बोला कि 1951 और आईआईटी पे थोड़ा हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, और आईआईटी बनी क्यों, सबसे पहला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी बनी क्यों और किसने बनाई, वो नेक्स्ट में आएंगे। उसके पहले जो आपने किया था प्रश्न कि भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा का इतिहास 200 वर्ष है, मैं कहूंगा कि मॉडर्न इंजीनियरिंग मतलब जो कि ब्रिटिश पाठ्यक्रम के ऊपर में चलने वाले इंजीनियरिंग का इतिहास 200 वर्ष है। जब पहला सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की में स्टैब्लिश हुआ, जो कि बाद में सिर्फ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उसका नाम बदला गया क्योंकि उसमें फिर और भी ब्रांच इंजीनियरिंग के जुड़े, और फिर उसके बाद में उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ, और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के बाद में जो है उसको एक आईआईटी दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का उसको एक दर्जा दिया गया, जो अब आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये मैं कहूंगा ये मॉडर्न है, बट बहुत सारी हम लोग और भी बातें कर सकते हैं, वो बात की है, बट एक छोटा सा रूपरेखा दे दें कि इसी देश में दशमलव और शून्य का प्रयोग होना चालू हुआ था। भारत में जो वेधशाला है, भास्कराचार्य की पहली वेधशाला थी जिसपे उन नक्षत्रों को देखा करते थे और किया करते थे। हमारे पास जो है नौ ग्रहों का ज्ञान था, वो बिना साइंस के हो नहीं सकता है, बिना टेक्नोलॉजी के हो नहीं सकता है। तो ये, और जो जो हमारे जो प्रमाणिक सामने इतिहास है उसमें जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, वहां पे पूरे विश्व से उस समय पे शायद पश्चिम देशों से नहीं, लेकिन जो पूरब के जितने देश हैं इंक्लूडिंग चाइना, वहां से इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए लोग नालंदा आया करते थे, तक्षशिला आया करते थे। तो ये हमारा एक इतिहास पुराना रहा है। लेकिन जब हम मॉडर्न अंग्रेजों के आने के बाद से हम बात करें तो ऑफ कोर्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है हमारा रुड़की, वो हुआ, जो कि आज आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही 1800 वाले ही उस लेट 1880s वगैरह में ही पूरे विश्व में सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था जो कि माइनिंग पे काम होता था, जिसपे स्टडी होती थी, मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग,
इस पे काम, उस पे पढ़ाई हुआ करती थी। वो था ब्रिटिश स्कूल ऑफ माइंस, जो कि मैनचेस्टर में लोकेटेड था। 1880s में जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, मेरे पास मैंने इसका जो है अब डेटा, दर्शकों से मैं माफी चाहूंगा कि क्योंकि मैं इंजीनियरिंग वाला हूँ, इतिहास वाला हूँ नहीं, तो थोड़ा डेट वगैरह का इतना मुझे लिखना पड़ता है सामने। तो जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस का आधारशिला लेट 1880s में रख दिया था, और फॉर्मली 1926 में ये खुल गया था। इसका नाम रखा था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में, जो कि आज आईआईटी धनबाद के नाम से जाना जाता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब आईआईटी जब बने थे, इनका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। इट वॉज नॉट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1952 में जो है किया गया। पहले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। तो जो लोग हम लोगों के एज के हैं, अमीश भाई साहब आपके भी एज ग्रुप के हैं, जिन्होंने अपनी जीवन जमाने में जेई दिया था उस जमाने में, और तो उनको मालूम है कि 5 आईआईटी दुनिया जानती थी, कि 5 आईआईटी पूरा भारत जानता था। 5 आईआईटी, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर और चेन्नई, मद्रास। लेकिन छठा भी था जो आईआईटी नहीं था, लेकिन उसमें एडमिशन होता था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से, और उसी जेई से होता था। दैट वाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज बीएचयू में खुला, जब बना बीएचयू हुआ, जो उसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जो ओरिजिनली नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अब जो है ये 5 साल या 6 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू किया गया। तो उस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेम को बीएचयू ने कैरी किया टिल 2017 और 18, जो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। तो इसके अलावा एक बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि किसी जमाने में हुआ करता था बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवपुर हावड़ा में था, जिसका कि नाम अब हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआईईएसटी। और उसे कई खोले जा रहे हैं, अलग अलग आईईएसटी के ब्रांचेस, जैसे आईआईटी और एनआईटीज हैं, अलग अलग जगह खोले जाएंगे। इससे ये हुआ कि क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, इनका एक चेन बनाया जाए, तो आईआईईएसटी भी खोला जाएगा, वो आने वाले समय की बात है। तो आईआईईएसटी जो शिवपुर है, वो भी प्री इंडिपेंडेंट है, जो कि 1880 में बन चुका था। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, या बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसको अब हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाते हैं, गांधी मैदान के सामने ही है, 1880 में बन चुका था। ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम लेते हैं तो जो है आप यूनिवर्सिटी ऑफ, और यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857 में बन चुकी थी। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी 1817 में बन चुकी थी, जो कलकत्ता में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी 1922 की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको कि टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, जो कि आज वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप रैंक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, वो 1922 में बन चुकी थी। और इसका ओरिजिनल नाम था टाटा इंस्टीट्यूट, जो कि टाटा ग्रुप ने बनाया था, और बाद में जो है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक्सटेंशन करके गवर्नमेंट में ले लिया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, जो अभी गवर्नमेंट की है, लेकिन नाम टाटा रहने दिया गया है, और वो मुंबई के कोलाबा में स्थित है। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो 1945 से कार्यरत हो चुकी थी। तो इस तरह से हमारे देश में जो इंजीनियरिंग और एजुकेशन का, जो हाई टेक्नोलॉजी एजुकेशन का जो जो एक रहा है, जो परंपरा मॉडर्न, वो 200 साल से पुरानी है, ना कि सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आने से हुई है। एक और बड़ी खास बात हम आपको बता देते हैं कि भारत के एक बहुत, 2-3 बहुत बड़े ऐसे लोग हुए, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें इस देश में स्टैब्लिश करी, जिसमें आज, जिस पे भारत को गर्व करना चाहिए, जिस पे बहुत ज्यादा टेक्निक और रिसर्च का काम होता है। उसमें जो इनके जो फाउंडर्स थे, आने वाले समय पे लोग जब हम बात करेंगे तो इन नामों को याद रखें। एक हमारे देश में हुए हैं प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर जी, जिनके नाम से भारत का साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसको भारत का नोबेल बोला जाता है प्राइज साइंस में, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। वो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एक टॉप रिसर्चर या साइंटिस्ट किसी को दिया जाता है साल में एक बार, शांति स्वरूप भटनागर जी। दूसरा एक नाम विज्ञान में ध्यान रखना है, सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल प्राइज विनर, और
कौन नहीं जानता है। कोई मतलब सर सीवी रमन ही थे जो मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बनाने में एक बहुत बड़ा उनका योगदान था। और उन्होंने एक कलकत्ता में एक और इंस्टीट्यूट खोला था जिसका नाम आज है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कि उन्होंने ही खोला था, सर सीवी रमन ने, और प्री इंडिपेंडेंस है। और उसका जो रिसर्च जो स्टैंडर्ड है दैट इज वर्ल्ड क्लास, एट पार विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोला जाता है। उसमें भी हर तरह के साइंस और इंजीनियरिंग से वो सर सीवी रमन थे। तीसरा एक है जो कि साइंस वाले नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़े मतलब कर्मठी व्यक्ति थे, साउथ के थे, मैसूर के दीवान थे। उनका नाम था आर्कोट मुदलियार स्वामी। वो आर्कोट मुदलियार जी के पास की ऐसी मतलब उनका था कि उनके पास जाए, जी मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, ओ जाओ खोलो, वो राज जगह। अच्छा, वो क्योंकि उनकी अंग्रेज सरकार से भी नजदीकियां थी, वो कई जो है वो अंग्रेजों के बनाए हुए संस्था मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो खंड थे उसमें वो शामिल थे। तो वो जैसे ही उनके पास कोई प्रपोजल आता था वो फटाक से अंग्रेजों के पास पहुंचाते थे, वो तय हो जाता था। शांति स्वरूप भटनागर जी जो कि बीएचयू में प्रोफेसर थे प्री इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले, शांति स्वरूप भटनागर जी, सर सीवी रमन जी, इन लोगों की अगुवाई में भारत में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको सीएसआईआर बोला जाता है, देश भर में 37 लेबोरेटरी चलाई जाती हैं। लखनऊ में भी 4 हैं, दिल्ली में है, कलकत्ता में, मतलब भारत के हर कोने में ये अपनी एक एक लैब चलाती है। इन्होंने सीएसआर का स्थापना किया जाए इसके ऊपर में पूरा काम किया था, और फाइनली सीएसआर बने भारत में। और सीएसआर के लिए जो फंड जनरेट हो, पहला फंड वो टाटा से 20 लाख रुपए का आर्कोट मुदलियार स्वामी मांग के लाए थे, 20 लाख रुपया दो, टाटा बनानी है सीएसआईआर। तो वो लाए, उन्होंने भी अपना तरफ से दान दिए। फिर अंग्रेजों से उसका अप्रूवल ले आया, जिसको ब्रिटिश BISR बोला जाता था, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड रिसर्च करके कोई संस्था था, उसी के तर्ज पे काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल साइंटिफिक रिसर्च ये बना। और ये इसकी स्थापना 1900 अर्ली 20s में जो है वो मैं देखता हूं डेट, और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड 20s में जो है सीएसआईआर 1942 में फुल फ्लेज चल गई थी। और इनकी कुछ लैब जैसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट चेन्नई, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी, ये सारी जो है इंडिपेंडेंट के पहले हो चुकी थी। और इसमें से 3 लैब कम से कम ऐसी हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी और सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनको इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जिसको कि ये सुधारवादी, ये सेकुलर, लिबरल और लेफ्ट पानी पी गालियां देते हैं, वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्कोट मुदलियार स्वामी ने मिलकर के सीएसआर की स्थापना की, जिसका टेक्निकल ब्रेन सर सीवी रमन और शांति स्वरूप भटनागर जी थे। और ये सीएसआर इंडिपेंडेंट के पहले बन के तय हो चुकी थी। इस पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट में अभी तक मैंने जितना लिया है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि कम्युनिस्टों का एक बहुत मतलब प्रिय संस्थान है, वो भी 1905 में बन चुका था। फिर उसके बाद में और 1857 में जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई भी बन चुकी थी, वही जो अपना रुड़की के आसपास में ISC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मद्रास, पंजाब यूनिवर्सिटी जो 1858 में 82 में बन चुकी थी, लाहौर में थी। आजादी के बाद वो शिफ्ट होकर के चंडीगढ़ आई। 2 पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, एक PUNJAB पंजाब यूनिवर्सिटी है जो लाहौर में है, और चंडीगढ़ का यूनिवर्सिटी का नाम सेम ना रहे इसलिए चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके PANJAB पंजाब यूनिवर्सिटी किया गया, स्पेलिंग में डिफरेंस, जिससे दोनों में अंतर है। ये सब प्री इंडिपेंडेंस तैयार हुई आ गई थी। AMU प्री इंडिपेंडेंस है, BHU प्री इंडिपेंडेंस है, जामिया मिलिया प्री इंडिपेंडेंस है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ प्री इंडिपेंडेंस है, नागपुर यूनिवर्सिटी, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT पटना, इस तरह से ये जो इंस्टीट्यूट है ये सब हैं। और इनके इस्टेब्लिशमेंट में
कहीं पे भी जिसको लिबरल्स और सेकुलर्स और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो बोलते हैं कि नेहरू जी ने कराया और या उनके परिवार ने कराया, उनका कहीं कोई लेना देना, कोई नामो निशान नहीं है। तो ये मैंने बिल्कुल बताया जो हिस्ट्री है प्री आईआईटीज, बिल्कुल हमारे रंजन जी। देश में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। आईआईटी पे नेक्स्ट आते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक बात रंजन जी। दर्शक कई सारे हमारे दर्शक चौंकेंगे जब मैं अपने मुंह से ये बात कहूंगा कि इस समय दर्शकों आपके सामने दो इंजीनियर बात कर रहे हैं। शिक्षा, अगर तकनीकी शिक्षा कही जाए तो मैं भी शिक्षा से एक ग्रेजुएट इंजीनियर हूं। और रंजन जी जब आप ये सारी बात कह रहे थे ना, तो मुझे अपना फर्स्ट सेमेस्टर जब हम लोगों ने ज्वाइन किया कॉलेज में, तो पहले दिन भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा का इतिहास, ये हमारे कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर ने जो बातें कही थी, तो मुझे लगा कि मैं अपने उन्हीं दिनों में चला गया था और बड़े तल्लीनता से मैं आपकी बातों को सुन रहा था। तो ये इतिहास भारत के हर इंजीनियरिंग के छात्र को पता होता है, लेकिन हमने शुरू में ही कहा ना रंजन जी कि हम ये बात करते नहीं। कोई भी देश के संस्थान किसी सरकारों के नहीं होते हैं। आज इसरो है, इसरो सरकारों के हिसाब से काम नहीं करती है, वो सरकार के ऊपर निर्भर होकर काम नहीं करती है। हाँ, सरकार का सहयोग उसको अपेक्षित होता है, लेकिन उसके ऊपर किसी सरकार का, किसी व्यक्ति विशेष की ब्रांडिंग करना और ये कहना कि नेहरू न होते तो आईआईटी न होता, नेहरू न होते तो इस देश में ऑक्सीजन नहीं होता, मिट्टी नहीं होता, पानी नहीं होता। तो इसीलिए हमने दर्शकों भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा के इतिहास की बात आज शुरू की, और उसी बहाने अब देखिए ना आप, इतने सारी चीजें रंजन जी ने गिना दिया और अभी तक पंडित जी का नाम नहीं आया जी। हाँ, जैसे आपने नेहरू जी की बात करी, तो मैं दर्शकों को बात बता दूं कि सब लोग जानते हैं कि एक वीडियो के समय पे ही मैं एक तरह से कहे तो दर्शकों को एक होमवर्क दे देता हूं। वीडियो देखें और बाद में ये होमवर्क कर लें कि नेहरू जी, पंडित जी जो हैं वो, उनकी कर्म क्षेत्र जो मतलब पैदाइश प्रयागराज जो इलाहाबाद हुआ करता था, उनकी राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक लोकसभा चुनाव प्रयागराज, इलाहाबाद, उसके बगल फूलपुर, सारे लोग मिल करके कोई एक उद्योग, कोई एक इंस्टीट्यूट संस्थान, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक कॉलेज ऐसा खोज लें जो पंडित जी ने इस जगह में बनवाई हो। हमारे यहाँ के, जहाँ पे मैं गांव का हूँ, उसके पास में ही हमारे एक जिला पड़ता है, वहां से एक सांसद ने एक बस चलवा दी थी, भक्टा टू दिल्ली, जो अभी भी चलती है। लोग बोलते हैं हाँ भालचंद चलवाए थे। नेहरू जी ने ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज जो प्रयागराज में, एक पुल बतवा दें जरा, कब बना था? ये प्रयागराज में यमुना गंगा त्रिवेणी का संगम है, इन नदियों पे पहला पुल कब बना और किसने बनवाया, और अगला पुल उसको पार करने के लिए कब बना और किसने कब बना? बनवाया, वो अगर दर्शक खोज लेंगे तो उससे नेहरू जी ने कितना इस देश को योगदान दिया है। भाई प्रयागराज को अगर देंगे तो हम लोग साइंस वाले स्टूडेंट है ना, सैंपलिंग हो गया ना प्रयाग, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए ठीक है, बिल्कुल ठीक इंटीग्रेशन बात कर है दीजिए और उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि पूरे देश में क्या हुआ। चलिए नेहरू जी को छोड़ते हैं, लेट अस कम बैक टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी। हुआ ये कि भारत में, भारत क्या विश्व में एक दौर था जब सारी सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लगभग 1944 एंड होते होते। जब ये विश्व युद्ध चालू हुआ 42, सब जगह बम्बिंग हो रही थी, सब जगह टूट फूट हो रही थी, सब जगह बर्बादी हो रही थी। कभी भी सूरज ना अंत होने वाले शाही ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन कि जितना भी इलाका था जहां पे सूरज नहीं उगता था, हर जगह बॉम्बिंग हो रही थी, हर जगह लड़ाई कुछ न कुछ चल रही थी, हर जगह इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत थी, खास करके उसके जो यूरोपियन साइड के जो उसके, और अपने खुद के अंदर में तो खूब उसकी तबाही हो रही थी। तो 1942 में एक कमेटी गठित हुई थी
जिस कमिटी का ये काम था कि जब ये वॉर खत्म होगी, भाई किसी को नहीं मालूम था ना कि वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा था, सबको तो यही था ना कि अभी जाएंगे हिटलर को गर्दन से पकड़ के ले आएंगे, वार खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। तो ये था कि जब ये वॉर खत्म होगा तो जो ये जो टूटे हैं, ये जो ब्रिज टूटे हैं, ये सड़क टूटी है, ये एयरपोर्ट टूटे हैं, रेलवे लाइन टूटी, इनका रिपेयर करने के लिए हमें एजुकेटेड और प्रशिक्षित कामगार चाहिए। तो क्या किया जाए? तो ये हुआ कि चलो कुछ लोगों को इंडिया से ले आएंगे, पकड़ लाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जो है वहां से, कुछ आईएसएम धनबाद में भी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़वा ही रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं, तो ले आएंगे। फिर जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया तो ये हुआ कि भैया अब तो इतने लोग चाहिए पूरा इस्टेब्लिश करने में कि इसके लिए बहुत लंबा मैन पावर चाहिए। तो भारत के उस समय वायसराय थे नॉट दिस नेहरू जी वाले, क्या नाम था इनका? लॉर्ड माउंटबेटन। अरे हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, उनके पहले थे जिनके नाम पे वो दिल्ली में हॉस्पिटल था, वेलिंगटन। ठीक है, वो दिल्ली हॉस्पिटल से मुझे याद आता। उनकी अध्यक्षता में, मतलब उनके कहने पे एक कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी का जो है हेड बनाया गया, मतलब जिस कमेटी ने रिपोर्ट देनी थी वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सबसे बड़े, सबसे नजदीकी, सबसे बड़े सदस्य जो थे, जो कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर तीनों इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को लेकर के बैठे थे नेक्स्ट टू वायसराय। उनका नाम था सरदार सर जोगिंदर सिंह। बिल्कुल। और ये सरदार सर जोगिंदर, जी जी, ये और सरदार सर वो जो समिति थी, जी उसमें ऐड ऑन कर दूं खाली, जोगिंदर जी हाँ, जी 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 आप बोले। जी जी बोलिए। जोगिंदर सिंह साहब जिस कमेटी के सबसे एक्टिव और प्रमुख सदस्य थे, वो कमेटी की अध्यक्षता जो थी वो उस समय तत्कालीन समय में नलिनी रंजन सरकार इनके पास थी। नहीं नहीं, मैं बताता हूं, नलिनी रंजन सरकार उस कमेटी के अध्यक्ष थे, सरदार जोगिंदर सिंह कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे। नहीं, सरदार जोगिंदर सिंह तो सरकार है ना, इस कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट देना है। तो सरदार जोगिंदर सिंह जी ने एक कमेटी गठित की, जिस कमेटी के हेड थे नलिन रंजन सरकार जी। बिल्कुल। और उसके अंदर में लगभग 21-22 लोग थे। और इन सभी कमेटी को जो है ये को रिपोर्ट दिया गया, जिसमें लिखा गया है, मैं पहला पैराग्राफ सर में जो सच मेरे पास ये रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट का नाम है an interim report of the committee appointed to consider the development higher technical institution in India to Honorable Sardar Sir Joginder Singh, member of Viceroy's Executive Council, Department of Education, Health and Agriculture, New Delhi। उसमें पहले पैराग्राफ में ये लिखा जाता है, इन व्यू, हाँ मतलब हिंदी में थोड़ा जल्दी बोलता था, नहीं तो पैराग्राफ लंबा हो जाएगा। इसका कहना यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में ब्रिटिश एम्पायर के आसपास में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उसके इंडस्ट्रियल एरिया पूरे यूरोप में जो है, प्लस भारत में, और ब्रिटिश राज के अलग अलग जगहों पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, यहां तक कि अमेरिका में भी जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उस डिस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए, मतलब it is evident that apart from other consideration, the call for reconstruction in Europe and elsewhere and the enormous industrial and government undertakings contemplated in Europe and America to provide full employment will make it difficult, if not possible, to secure from abroad। मतलब कि यूरोप अमेरिका में जितनी तबाही मची है, जो उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास उतने लोग नहीं है अगर ये अब्रॉड से ना लाए जाएं। तो इसलिए हमें इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, प्लानर्स, एवरीवन वी वांट, सो वी हैव टू कैरी आउट ऑल दिस वर्क्स बाय टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम द पीपल फ्रॉम इंडिया। सो the initiation of a program of higher technical education and research in India should therefore be pushed forward with utmost speed and determination। ठीक है, चलिए ये तो हुआ जो कि कारण था। कारण क्या हुआ कि भारत में ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे जगह स्टेब्लिश किए जाएं जहां पे ऐसे इंजीनियर पैदा किए जाएं, ऐसे चीजें पैदा की जाएं, और जो जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है यूरोप और अमेरिका की, उसको पूरी की जाए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट चीज है
कि इसमें बोर्ड में कौन कौन थे, दर्शकों को मैं बता देता हूं, ठीक है, नाम ले लेता हूं। नलिन रंजन सरकार अध्यक्ष थे, एक डॉक्टर नजीर अहमद थे इंडियन टैरिफ बोर्ड के बॉम्बे, प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर जो कि सीएसआर बन चुका था उस समय, उसके डायरेक्टर थे। मेजर जनरल आर गौड़ डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज विदेशी थे। पीजे एडमंड्स जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ के चीफ थे और वो दिल्ली में रहते थे। श्री जेसी घोष जो उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मतलब कि टाटा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुआ करते थे। श्री एच के कृपलानी जो कि इंडस्ट्रियल एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मिस्टर डब्ल्यू डब्ल्यू लेडन जो सिम्सन एंड कंपनी के मालिक थे, मद्रास में थे। एस लाल एक आईसीएस सिविल सर्विसेज थे। जीएल मेहता कलकत्ता के थे। एएच पांड्या ये भी डॉक्टर थे कोई कलकत्ता में। डॉक्टर एमडी पारेख, मिस्टर सी प्रेस्टन जो कि उस्मानिया टेक्निकल कॉलेज हैदराबाद के डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल थे। मतलब उस्मानिया टेक्निकल कॉलेज वाज एग्जिस्टिंग बिफोर आईआईटी। ठीक है। फिर डब्ल्यू डब्ल्यू रीड डायरेक्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड। एडी श्रॉफ बॉम्बे हाउस बॉम्बे। जॉन सर्जन एजुकेशनल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरदार वीर बहादुर सर शोभा सिंह, ये कौन थे? खुशवंत सिंह के पिताजी। ठीक है, चलिए। मिस्टर केजे श्रीवास्तव विक्टोरिया मिल्स कानपुर। आप जगहों का ध्यान रखिए, कहां कहां के लोग थे। कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे। कहां कहां के? कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे। रंजय जी आपने इतने सारे नाम गिनाए, भूल जाऊं मैं बड़े इंपॉर्टेंट चीज में भूल जाऊं जो इस फ्लो में आ जाएगा तो वो पॉइंट करके फिर आप बोलिएगा। फ्रेडरिक टिम्स, डॉक्टर के वेंकट रमन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के प्रोफेसर थे, डायरेक्टर थे। डिप्टी डायरेक्टर थे धर्मवीर आईसीएस। मिस्टर डब्ल्यू डब्ल्यू वुड थे जो कि प्रिंसिपल थे दिल्ली पॉलिटेक्निक के। ठीक है सर, दिल्ली पॉलिटेक्निक कश्मीरी गेट पे हुआ करता था, ठीक, जो कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बन गया था। बिल्कुल। फिर डॉक्टर आर सेन गुप्ता हैं और ब्रिगेडियर आरटीडी बुले हैं जो कि इस पूरे 22-23 लोगों की कमेटी में कहीं पे भी नेहरू जी नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं है। रंजय त्रिपाठी जी, मैं आपसे तब से यही पूछना चाह रहा था कि आपने इतनी विभूतियों का नाम बताया, आपने इतना पुराना कैलेंडर बताया, तब भारत आजाद नहीं हुआ था। आईआईटी और देने वाले, भारत में इंजीनियरिंग नाम का इस शय को जन्म देने वाले हमारे पंडित नेहरू तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दिए। हम कहाँ थे पंडित नेहरू नहीं थे, इनमें से कोई कांग्रेसी भी नहीं था। तो फिर ये बिना मतलब का जुमला, मैं फिर आगे बताते हैं। नहीं, मैं आगे हाँ, इससे पहले कि नेहरू जी बीच में आए मैं आगे और भी बता देता हूं। इन सबको करने के लिए जो है, ये सारी चीजें बनाने के लिए 5 जगहों को 5 जगह के लोगों को बुलाया गया था। दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। भारत का मानचित्र उठा के देख लीजिए, 5 आईआईटी पहले यहीं बनी थी। 5 आईआईटी यहां क्यों बनी, इस पूरे रिपोर्ट में लिखा हुआ है। पहली आईआईटी डिक्लेयर हुई कलकत्ता। उस समय, जिस समय की बात है, उस समय भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक जगह था कलकत्ता। उससे बड़ा औद्योगिक जगह बंबई कुछ नहीं थे। तो सबसे पहला जो आईआईटी खड़गपुर स्टैब्लिश हुआ, जो ये अपना आईआईटी खड़गपुर स्टैब्लिश हुआ, वो हुआ 1950 है 1950। नहीं। आईआईटी खड़गपुर को पहला बिल्डिंग जो कि हम जहां पे हैं वहां नहीं है था आईआईटी खड़गपुर। पहला बिल्डिंग आईआईटी स्टार्ट करना है हिजली भी नहीं, वो स्टार्ट करने के लिए 4 एस्प्लेनेड कलकत्ता। एस्प्लेनेड एक जगह है कलकत्ता में, जहां से आप जब हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलेंगे
तो वहां से आप जब फेरी में बैठेंगे तो फेरी आपको एस्प्लेनेड लेके जाती है। हावड़ा से कलकत्ता घुसने के लिए बाई फेरी आपका एंट्री पॉइंट है एस्प्लेनेड। उस एस्प्लेनेड में पहले बिल्डिंग वहां पे दे दी गई थी, वहां पे आईआईटी चालू हुआ। फिर उसके बाद जगह की जरूरत पड़ी, बड़ी जगह थी, तो आईआईटी के लिए जगह जो है वो निर्धारित की गई। वो निर्धारित की गई खड़गपुर। वो इसलिए क्योंकि वो कलकत्ता से एक सीधे लाइन पे पड़ता है, एक बड़ा जगह चाहिए था, बनी बनाई रंजय जी, बिल्डिंग चाहिए थी जहां पे रंजय जी लोग। मुझे लगता जी है, रंजय जी मुझे लगता है कि आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है। आपकी तस्वीर जो है बार बार फ्रेम में फ्रीज हो रही है। आप जरा सा एक बार देख लें। अब मुझे लगता है ठीक है। जी बोले। हाँ। तो फिर उसके बाद में लगभग 1 वर्ष के बाद वहां से उन्होंने हिजली एक जगह है मदनीपुर जिला में, जो कि खड़गपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 5-5.5 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। उस हिजली पे एक डिटेंशन कैंप था, जहां पे जो ये अंग्रेज जब राजनीतिक बंदियों को जिनको वहां पे डिटेन करते थे उनको रखते थे, प्लस या कई लोगों को जिनको काला पानी के लिए अंडमान भेजा जाता था कलकत्ता से बाई शिप, तो पहले उन सबको हिजली में इकट्ठा करके, भाई जब नंबर आएगा शिप जाने का तभी तो जाएंगे ना, तो जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पे ये लोग हिजली में उनको रखा जाता था। हिजली के जो इंपॉर्टेंट जो बंदी हैं उनमें से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रह चुके हैं, बिल्कुल। सुभाष इसको हिजली रविन्द्रनाथ टैगोर भी रह चुके हैं, और ऐसे बहुत, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो हिजली डिटेंशन कैंप में रह चुके हैं पहले। एनीवे, तो उस हिजली डिटेंशन कैंप में आईआईटी खड़गपुर को चालू किया गया, और फिर वही आज भी उस बिल्डिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वही है जो पहला बिल्डिंग यूज किया गया आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, जो कि हिजली जेल भी कहा जाता है वहां लोकल। जी जी जी। अब क्या हुआ है कि ये आईआईटी खड़गपुर जब बना, तो इस आईआईटी खड़गपुर को बनाने के लिए इस पूरी रिपोर्ट जो है, जो मैंने रिपोर्ट का नाम दिया, इस रिपोर्ट में आगे आता है कि इन्होंने उस समय बेसिक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 40 सीट एरोनॉटिकल, 60 केमिकल, 40 केमिकल सिविल, 60 इलेक्ट्रिकल, 60 मैकेनिकल, 60 आर्किटेक्चर, 20 मेटलर्जी, 10 बॉटनी, 10 मीट्रोलॉजी, 20 जियोलॉजी जियोफिजिक्स में सीटें रखी थी। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक ह्यूमैनिटीज, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड इकोनॉमिक्स की भी 20-20 सीटें रखी गई थी। फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग में एक स्पेशली फ्यूल इंजीनियरिंग, फाइन केमिकल, प्लानिंग, पेपर टेक्नोलॉजी, ग्लास एंड सिरामिक, जिसमें पेपर एंड टेक्नोलॉजी को जो है बाद में शिफ्ट करके रुड़की यूनिवर्सिटी को दे दिया गया कि आप चलाएंगे, और रुड़की से लगभग 60 किलोमीटर दूर सहारनपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी बना, जो कि अभी आईआईटी रुड़की का ही पार्ट है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। पेंट्स, पिगमेंट्स और तमाम चीजें रहेंगी। जो पहली आईआईटी बनाने के लिए जो पहला बैच आएगा उसमें जो पढ़ाई जाएंगी, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी, फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी, लैब इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, फैकल्टी आएंगे, ये सब चीजें आएंगे। उसके लिए प्रिंसिपल को 3,000 रुपये महीने मिलेगा, एचओडी को 1,500 मिलेगा, प्रोफेसर को 1,000 मिलेगा, रजिस्ट्रार के, ये तमाम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है जो सबमिट की गई। और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद में पहले बैच में 3,94,9,43,500 रुपए जो है वो सैंक्शन किए कराए सर जोगिंदर सिंह जी ने आईआईटी खड़गपुर के लिए। बिल्कुल ठीक है रंजय जी, ठीक है। हाँ, सरदार जोगिंदर साहब सामने आ रहे हैं। ये फिर नेहरू जी को क्रेडिट, हम नहीं कह रहे हैं कि नेहरू जी को क्रेडिट न दी जाए, लेकिन नेहरू न होते तो आईआईटी न होता, नेहरू न होते तो भारत में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होता। ये क्या कहना अब उचित है कांग्रेस और उनके तमाम लोगों द्वारा? नहीं, देखिए क्या है कि हम बहुत सारी चीजें होती हैं इस दुनिया पे, इस धरती पे, जो आप झुठला सकते हैं, लेकिन झुठलाने का सत्य एक दिन सामने आता है। बिल्कुल सही बात। तो क्या होता है कि जब हुआ ये कि एज एन एग्जाम्पल 1951 में या 52 में नेहरू जी ने जाकर के आईआईटी खड़गपुर का फीता काटा, ठीक।
तो ये तो प्रसारित किया गया, या 1956 में जाके उन्होंने, या 1960 अर्ली में जा करके उन्होंने आईआईटी दिल्ली का भी फीता काटा। नेहरू जी ने फीता काटा, लेकिन इस आईआईटी दिल्ली की आधारशिला ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने रखी थी, वो वाला पत्थर गायब कर दिया। लेकिन कागज में तो है, भारत के कागज में नहीं है तो ब्रिटिश आर्काइव के कागज में है। बिल्कुल ठीक बात है। और आज, और जी रंजय जी, और जैसा आपने बड़े विस्तार से, जैसा आपने बड़े, और आईआईटी खड़गपुर की किसने आधारशिला रखी? कौन सा अंग्रेज आधारशिला रख के गया? वो भी ब्रिटिश आर्काइव में है। फीता जाके नेहरू जी ने काट दिया, तो फीता नेहरू जी ने काटा, इट्स फाइन। मैं ये भी मानता हूं कि नेहरू जी, हम जब अंग्रेज चले गए 1962 1960 तक सारी आईआईटीज स्टेब्लिश हो चुकी, बीच बीच में भारत सरकार पैसा देती गई, आईआईटीज और आगे बढ़ती गई, अच्छी बात। अरे भैया, जब इंस्टीट्यूट बना है, सरकार आप इसीलिए हो कि आपने इंस्टीट्यूशन को पैसे देने हैं, बस आप सरकार इसीलिए हो कि सड़क बनवानी है। बिल्कुल, यही वो बात आके कंक्लूड होती है, जिसको कि आपने कंक्लूड कर दिया। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था आपको लेके, कि आप सरकार हैं, आप भारत की पहली निर्वाचित सरकार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आप सरकार थे। तो इसलिए आप सरकार थे, तो सरकार के दायित्व को पूरा करना, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप पूरे देश को इस बात का ताना मारे। आज जब हम 2024 में खड़े हैं, 2023 में खड़े हैं, 2024 में खड़े हैं, तब आप इस देश को ताना मारने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये समझना चाहिए कांग्रेसी सस्ते ट्रोलर्स को। सुनिए, ताना इसलिए मारते हैं, बताते हैं, कांग्रेसी होते नहीं है पढ़े लिखे, मैं सच बता रहा हूं। ये पढ़ते भी हैं, तो इन्होंने जो नेहरू जी ने और बाद में इंदिरा जी ने अपने जो लटकन पैदा किए ना, जिनको मैं शब्द देता हूं लटकन, ठीक बात, कम्युनिस्टों का लिखा ये खाली पढ़ते हैं। और कम्युनिस्टों का लिखा का मतलब ना लेफ्ट देखो ना राइट होता है, इसे सामने पढ़ो, जो लिख दिया वही पढ़ो। तो वो इधर उधर की रिसर्च नहीं करते, इधर उधर का पढ़ते नहीं है कि है क्या सच्चाई अलग। तो इसलिए कांग्रेसी जो है, मैं ये जब आते हैं किसी चीज को लेकर के, और जैसे ही इसको पूरी सत्य सामने जाए तो ये मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं, या फिर लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, चीख चिल्लाहट पे आ जाते हैं। ऐसा इनका स्वभाव है। तो क्या होता है, इनको पढ़ना चाहिए, इनको सारी चीजें पीछे पढ़नी चाहिए कि भाई एक्चुअली होता क्या। अब जैसे आप देखिए, तो जैसे ही आप बैठेंगे तो इनका बड़ा सिंपल होता है, अरे सॉरी, आईआईटी दे दिया, सीएसआर दे दिया, एचएएल दे दिया, इंडियन ऑयल दे दिया, स्टील दे दिया, स्टील अथॉरिटी दे दिया। अरे भाई साहब, कहां की बात करते हो आप? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बनने के कई 50 साल पहले टाटा स्टील थी भैया। बोकारो टाटा साहब इतना स्टील पैदा कर रहे थे, वो तो आपने जाकर के कई स्टील प्लांट का वो सरकारीकरण कर दिया और बोल दिया जी हमने बना दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तो एक प्राइवेट कंपनी थी, वो तो मैसूर के महाराजा के पैसे से बनी थी, आजादी के पहले, आजादी के 20 साल पहले बन गई थी। रंजय जी, सीएसआईआर आईआईटी मैंने बता ही दिया। रंजय जी, अगर इस तरह से गिनाने पे आ जाएं तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री में भारत की पहली एयरलाइन सर्विसेज वो भी तो पहले से बन गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अब अगर हम कंक्लूड करें तो खास तौर से आज की जो हमारी बातचीत की, क्या भारत के तकनीकी शिक्षा का इतिहास 1951 से शुरू होता है। तो दर्शकों, हमें लगता है कि अब आपको इन सारी बातचीत से ये समझ में ये जानकारी जरूर, और सूचना संचार क्रांति का दौर है, हर हाथ मोबाइल है, हर हाथ इंटरनेट है, हर हाथ वो सारी जानकारियां हैं। तो ये क्रूर सच है, और यही सच है कि भारत में तकनीकी यानी इंजीनियरिंग एजुकेशन की कैलेंडर, उसका हैप्पी बर्थडे 1951 नहीं है, उससे बहुत पहले। रंजय जी, हमें उम्मीद है कि दर्शकों को इस से एक ब्रॉडर एक आउटलाइन मिली होगी, और एक वो दृष्टि मिलेगी जहां से खुद जानिए, उसके बाद इसको समझिए। हमें उम्मीद है कि अगर हमारी आपकी इस चर्चा का वीडियो किसी कांग्रेसी स्वनाम धन्य के हाथ में पड़ेगा तो उन्हें भी इस बात पर सद्बुद्धि आएगी कि कभी भी नारों से देश नहीं चलता, परिवार के खांचों में बांटने से देश नहीं चलता। देश राष्ट्र एक सतत संकल्पना से चलता है, इसलिए उसे किसी व्यक्ति विशेष के ब्रांडिंग से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। रंजय जी,
आपने हमें समय दिया जी। एक कुछ जोड़ना एक चाहते हैं आप, जोड़ें। कंक्लूडिंग 1 मिनट का अगर मैं और बोल दूं, जैसे मैंने बीच में बोला था कि 5 जगह पे जिन जगहों का नाम बोला गया था वहीं पे ही 5 जगहों पे आईआईटी स्टेब्लिश है, ये भी अंग्रेजों ने कह दिया था इन 5 जगह पे स्टेब्लिश होंगी। इन 5 जगहों पे क्यों स्टेब्लिश होंगी? कारण क्योंकि यही 5 जगह थे उस समय भारत में जहां पे औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्रांति हब थी, थे। जहां पे उद्योग लगे थे, इंडस्ट्रीज थे। तो ये हुआ था कि यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनेंगे, यहाँ से इंजीनियर्स निकलेंगे और ये इन उद्योगों से माल बनाएंगे और माल बना के यूरोप और अमेरिका के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसलिए इन बिल्कुल 5 ठीक है। जगहों पे आईआईटी बनी और उस 5 के बाद में सन 1994 तक आकर के छठी जगह किसी ने नहीं सोचा कि आईआईटी कहीं और चाहिए या नहीं चाहिए। और बिल्कुल ठीक है। 1994 में सोचा तो पॉलिटिकल वजह से एक जगह सोची गई, लेकिन फिर उसके बाद में जब 2000 सन 2001 2002 में नई आईआईटी स्टेब्लिश सोचा गया, तब रीजनल इम्बैलेंस को कवर करने के लिए कि भाई हर जगह कहां कहां पे आईआईटीज लोगों को होनी चाहिए, तब सोचा गया। तो मतलब एक लंबे समय तक हमें उन 5 के अलावा कुछ सोचा भी नहीं था कि कुछ होना चाहिए। और तो मेरा मतलब बिल्कुल है कि ठीक है। इन चीजों को ये 5 जगह जो चुने गए हैं वो भी इस रिपोर्ट में है किस वजह से चुने गए हैं। तो बिल्कुल ठीक है। दर्शकों ये चीजें आप देखिएगा, बाकी हम आगे जो है कुछ और चीजों पे अवनीश जी अगर आप चाहेंगे तो इन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे और इन पे स्टडीज में मैं तैयार हूं, मैं जरूर आऊंगा आपसे बात करने के लिए। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है, उन 5 जगहों पे जो कि अंग्रेजों के समय में टेक्निका वो इंडस्ट्रियल हब थे, जहाँ की पहली 5 आईआईटी स्थापित की गई, उन 5 इंडस्ट्रियल हबों को बर्बाद किसने किया, इसका भी वामपंथी को क्रेडिट जाता है। रंजय जी, हम उस पर आपसे अगली चर्चा जरूर करेंगे। तो दर्शकों, आज समय की व्यवस्था है और आपको भी हम बहुत ज्यादा समय परेशान नहीं करना चाहते। दर्शकों, हमें ये इस बात की खुशी है कि आप प्रारब्ध के हमारी कई बार हमारी चर्चाएं लंबी हो जाती हैं, ये भी चर्चा हमारी लगभग 41-42 मिनट की हो रही है, लेकिन आपका स्नेह, आपका प्यार हमें मिलता है। हमें उम्मीद है कि अगली चर्चा रंजय त्रिपाठी जी से बहुत जल्द ऐसे ही किसी रोचक विषय पे। तो आज रंजय त्रिपाठी जी को देते हैं धन्यवाद और आप सभी को करते हैं नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार दर्शकों।